पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे टाइप 1 और टाइप 2, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बारे में था, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वही, जैसे आप जानते हैं कोई पार्ट की रेस्ट में है, कोई पार्ट की रेस्ट में है, इसके दो कंडीशंस हैं। या तो कोई फोर्स ही नहीं लगाए, या जितना फोर्स हम इधर से लगाए उतना ही फोर्स हम इधर से लगाए। राइट। जब कोई फोर्स नहीं लगा रहे पार्ट की जिसका मास m है, नेट फोर्स इज 0, तो कहेंगे नो मोशन। गेटिंग इट? राइट। अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस पे, नेट फोर्स इज 0, फोर्स लगा ही नहीं रहा है इसमें, फोर्स देयर इज नो फोर्स, नो फोर्स, फोर्स नहीं लगा रहे, तो कहेंगे पार्टिकल इज नो मोशन। राइट। अगर फोर्स लगाने के बाद पार्टिकल रेस्ट में है तो कहेंगे देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन। क्लियर ना? अगर पार्टिकल पे फोर्स लगाए और पार्टिकल मूव कर गया इस डायरेक्शन में, तो कहेंगे मोशन। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन मोशन, नो मोशन एंड टेंडेंसी ऑफ मोशन। मोशन मींस फोर्स इज अप्लाइड एंड पार्टिकल इज इन मोशन. No motion means no force is applied and particle is at rest. A tendency of motion means net force is applied and particle is at rest. Net force should be 0. So there is difference between tendency of motion and no motion. उसी टॉर्क में है, कोई बॉडी रखा हुआ है, रोटेट ही नहीं कर रहा है। गेटिंग इट ना? राइट। तो कहेंगे नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट। अब कोई पार्टिकल इधर फोर्स लगा रहा है, mg फोर्स, एक इधर से कोई मास है वो भी mg फोर्स लगा रहा है, ए इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ए इसको इधर रोटेट कर रहा है, तो कहेंगे टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। कोई टॉर्क नहीं लग रहा, बस जस्ट एक व्हील, एक डिस्क रखा हुआ है सेंटर के अलाउ, रोटेट नहीं कर रहा, तो कहेंगे नो टॉर्क। राइट। यहां पे क्या होगा? नेट टॉर्क इज 0। तो इस केस में हो गया नो मोशन, नो रोटेशन, इस केस में हो गया टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। टेंडेंसी ऑफ रोटेशंस को ही इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे यहां नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था, ये आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे अक्सर क्वेश्चन मेंस और एडवांस दोनों में आते हैं। मेंस में थोड़ा कम आते हैं, एडवांस में इससे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आता है, हर साल लगभग आता है। सो आज पढ़ेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी अंडरस्टूड है, रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ट्रांसलेशनल रिजिड बॉडी के बारे में हमें कोई डिस्कशन नहीं करना, हाँ वो आएगा बीच में, लेकिन मैं रोटेशनल, ठीक है ना, टॉर्क के कारण। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आपको याद रखने होंगे, रिमेंबर करने होंगे। 4-5 पॉइंट है, इसमें 1-2 ही मेन, ठीक है, बाकी आप जानते हैं। अगर उसको दिमाग में रखते हैं और अप्लाई करना जानते हैं तो क्वेश्चंस इसके सारे आप आराम से बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है नेट फोर्स ऑन ऑल डायरेक्शन शुड बी 0। कोई भी बॉडी है, राइट, तो नेट ट्रांसलेशनल मोशन शुड बी 0। ये भी है, क्योंकि रोटेशनल बॉडी में, रोटेटिंग बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, सपोज कोई पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होता है। मींस रोटेशनल मोशन में अंडरस्टूड है ट्रांसलेशनल मोशन होगा, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन में रोटेशनल मोशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो इस केस में नेट फोर्स ऑन ऑल डायरेक्शन शुड बी 0। सपोज कोई बॉडी है जिसका मास m है, इधर से फोर्स लगा रहा है सपोज F1, एक फोर्स लगा रहा है F2, एक फोर्स लगा रहा है F3, इधर से लगा रहा है F4, तो नेट फोर्स 0 मींस F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू F4। क्लियर ना? वैसे ही सपोज इधर से लगा रहा है आपका F5, इधर से लगा रहा है F6, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है F7, एक और फोर्स लगा रहा है F8, एक और फोर्स लगा रहा है F9, तो कहेंगे y डायरेक्शन नेट फोर्स इज 0। वैसे z डायरेक्शन अगर कोई है तो इधर लगा रहा है सपोज F10, इधर से लगा रहा है सपोज F11, एक और फोर्स लगा रहा है F12, मींस ये दोनों फोर्स इसके बराबर हो तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो हर डायरेक्शन में अगर x y z तीनों एक्सिस में अगर कोई फोर्सेस लग रहे हैं तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। वैसे ही नेट टॉर्क अबाउट एवरी एक्सिस शुड बी 0। हर एक्सिस के अलोंग नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। रोटेशनल के केस में जैसे कोई बॉडी है, ये सपोज एक रॉड मान लिया, ऐसे रखा इक्विलिब्रियम में, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इधर से फोर्स लगा कैसे रोटेट कर रहा है, इधर से कोई फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक फोर्स यहां से ऐसे लगा रहा है, एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप एक्सिस कहीं भी मान सकते हैं, यहां यहां यहां। लेकिन देखिएगा बनाते बनाते आपको सेट हो जाएगा दिमाग में एक्सिस कहां मानना है हमें। बेसिकली जहां से टेंडेंसी है पोजीशन चेंज करने के लिए वहां एक्सिस मानना बेटर है, अदरवाइज एक्सिस कहीं भी मान सकते हैं।
इस एक्सिस के अलॉन्ग मान सकते हैं, इस एक्सिस के अलॉन्ग, कहीं से मानते हो, हर एक्सिस के अलॉन्ग नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है, और क्लियर होगा क्वेश्चन बनाने के साथ, इफ लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ ओरिजिन टॉर्क इज 0। इफ लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन एक्सिस ऑफ ओरिजिन द टॉर्क इज 0। अब जानते हैं, सपोज इस एक्सिस के अलॉन्ग, इसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं, यही आपका ओरिजिन है। सपोज फोर्स F लगा रहे हैं, गेटिंग इट ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क 0 होगा हर डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी। तो कहता है लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ ओरिजिन इज 0। अब यहां से देखिए, एक फोर्स ऐसे लगा है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, ए फोर्स है तो एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब जानते हैं ओरिजिन के एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है तो इसके अलॉन्ग टॉर्क 0 होगा। जो टॉर्क होगा वो किसके कारण होगा, फोर्स परपेंडिकुलर इनटू आर, थीटा इज 90 डिग्री, इसके फोर्स परपेंडिकुलर क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, राइट। तो टॉर्क जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसके साथ। इन केस ऑफ लाइक फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड का अगर हो तो नेट टॉर्क 0 बट नेट फोर्स इज नॉट 0। लाइक फोर्सेस बोलते हैं, सपोज एक कोई रॉड है, राइट, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है F, इधर से लगा रहा है फोर्स F, और टेंडेंसी ऑफ रोटेशन समझ रहे हैं ना, रेस्ट में है, मिस नेट टॉर्क इज 0, गेटिंग इट ना। नो रोटेशन मींस कोई टॉर्क नहीं लग रहा, जैसे नो फोर्स मींस पार्टिकल रेस्ट में है, टेंडेंसी ऑफ फोर्स मींस पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स शुड बी 0, वैसे ही। अब यहां पे देखिए नेट फोर्स कितना हो गया, दुगना हो गया, अगर सेम मैग्नीट्यूड का है, डिफरेंट का होगा तो कुछ और होगा, लेकिन टॉर्क विल बी 0, क्योंकि देखिए ए फोर्स है, ए डिस्टेंस इसका अगर माने ए, मोमेंट या कपल भी इसको बोलते हैं टॉर्क, यहां से माने ए, तो इसके अलॉन्ग ए कैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन इस पे देखे फोर्स ऐसे लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे करें तो थंब इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ऐसे करें तो आउट ऑफ द पेज हो जाएगा, गेटिंग इट ना। इस केस में इनटू द पेज हो गया, इस केस में आउट ऑफ द पेज हो गया, तो नेट टॉर्क विल बी 0। इन केस ऑफ अनलाइक फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड का लेंस लो, मैग्नीट्यूड, नेट टॉर्क इज 0 बट नेट फोर्स इज नॉट 0, नेट फोर्स इज 0 बट नेट टॉर्क इज नॉट 0। इस केस में अगर करें, एक फोर्स ऐसे लग रहा, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया इस टोटल बॉडी पे, लेकिन नेट टॉर्क इज नॉट 0, गेटिंग इट ना। इस जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये देखिए ए सेंटर है, इसके अलॉन्ग ए भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, इसमें देखो तो ए भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क विल बी ट्वाइस। अगर सेम फोर्स है तो डिफरेंट फोर्स होगा तो एड अप कर देंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज है इन सोल्विंग द रिजिड बॉडी प्रॉब्लम्स, हमेशा याद रखें टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारा सेम एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, गेटिंग इट ना। सपोज ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो सब कुछ इसी एक्सिस के अलॉन्ग ले, ऐसा नहीं कि रोटेट कर रहे हैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग लिया और एंगुलर एक्सेलरेशन हम यहां ले लिए। तो सारा जो रोटेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज है, सबका जो डायरेक्शन लेते हैं सेम एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, उसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। एक दो चार पॉइंट है जो याद रखते हैं तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल लॉज ऑफ मोशन जैसा ही है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक सिलेंडर जिसका मास m है, रेडियस r है, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्यू, सरफेस है जो रफ है इस पे रखा हुआ है। A small particle of mass m is at rest when tied to one end of a massless string, एक मास है जो रेस्ट में है, अंडरस्टूड है, इक्विलिब्रियम में हुआ क्योंकि नेट फोर्स लग रहा है, एंड अदर एंड इज एंड अ फोर्स F is applied to the other end, और इसी स्ट्रिंग से एक फोर्स लगा रहा है F। फॉर सिलेंडर टू बी इन इक्विलिब्रियम फाइंड F, राइट। सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, इसके लिए हमें F का वैल्यू, सिलेंडर इक्विलिब्रियम में हो मींस रोटेट नहीं करे, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन हो मींस उस केस में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो मैं इसके जहां भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बनाए, दो पॉइंट को स्ट्रिक्टली याद रखें आप। फर्स्ट, नेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन शुड बी 0 एंड नेट टॉर्क अबाउट एवरी एक्सिस शुड बी 0, राइट। सपोज एक्सिस आप कहीं भी मान सकते हैं, यहां कहीं भी। अब टेंडेंसी ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर के अलॉन्ग, तो एक्सिस जनरली जहां पे टेंडेंसी ऑफ रोटेशन हो उसको एक्सिस मानना बेटर होगा, तो इसे हम एक्सिस मान लिए। सपोज यही आपका एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है,
अगर हम देखें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के केस में, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट जैसे इस पे था फोर्स, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन लग रहा था, एक ऐसे लग रहा था, एक ऐसे लग रहा था। इस केस में अगर समझते हैं तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, राइट। दूसरा ये जो मास है इसका टेंडेंसी है ऐसे रोटेट करने की, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे भी लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में भी हो सकता है अगर इसके टेंडेंसी मान ले तो। रोटेटिंग बॉडी में फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकता है, सेम डायरेक्शन में भी लग सकता है, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं इसमें। गेटिंग इट ना? वो डिपेंड करता है टेंडेंसी आपका किस डायरेक्शन का टेंडेंसी स्ट्रॉन्गर है। तो रोटेटिंग बॉडी में किसी भी डायरेक्शन में आप फ्रिक्शन मान लीजिए, दैट डजंट मैटर, वो क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन के साथ आ जाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर ना? तो किसी भी डायरेक्शन मान सकते हैं। मान लीजिए सपोज फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंडेंसी ऑफ मोशन में इसको हम ज्यादा लीड करवा रहे हैं। अगर इसको लीड करवाएंगे तो टेंडेंसी, इसको रोटेट करने की टेंडेंसी ऐसे हो, कांटेक्ट में ऐसे हो तो फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगा। खैर उससे आपको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो इसमें अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो एक फोर्स इस बॉडी पे, एक फोर्स ऐसे लग रहा, एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा। गेटिंग इट? तो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू एफ। यहां से एक और चीज है, इस बॉडी ए रोटेट कर रहा है, देखिए एक्सिस से पास कर रहा है, तो एक फोर्स ए भी लगेगा, कैपिटल एम है तो mg भी लगेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा इस डायरेक्शन। लेकिन एक्सिस हम इसको मान लिए तो इसके कारण टॉर्क विल बी 0 और mg के कारण टॉर्क विल बी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसको। क्लियर ना? यहां एक और है, n इज इक्वल टू mg, कैपिटल mg, एक कैपिटल m है, ये आपका स्मॉल m है, दिस इज अ स्मॉल m। एक चीज और यहां, ए फोर्स F है, mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, स्मॉल mg, तो इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अंडरस्टूड है। टेंडेंसी ऑफ मोशन ए है, ए फोर्स F लगा रहा है इधर, तो इस पे फोर्स F लगेगा। मींस ये जो F है दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स mg के बराबर होगा। अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इस केस में देखते हैं, ए सपोज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव। किसी को मान लीजिए एक डायरेक्शन ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा। ये सिलेंडर जो बिल्कुल ऐसे है, हम इस फेस को देख रहे हैं, ये सिलेंडर लग रहा होगा आपको स्फीयर जैसा, लेकिन सिलेंडर के इस फेस को कंसीडर कर रहे हैं हम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इसमें ए जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस है, टॉर्क हमेशा लगता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो फोर्स लगता है। तो ये R हो गया A और F ऐसे है, तो लिख सकते हैं F इंटू R। ए ऐसे घुमा रहा है, फ्रिक्शन हम ऐसे मान लिए तो ये भी AR डिस्टेंस ये है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है तो प्लस F इंटू R। लेकिन mg जो है जो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ए जो टॉर्क है AR पे ऐसे रोटेट कर रहा है, गैरिंग इतना। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स है, ए भी ऐसे रोटेट कर रहा है सपोज क्लॉकवाइज, लेकिन ए आर पे जो mg फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको माइनस ले लीजिए। माइनस कितना होगा? mg इंटू आर दैट इज इक्वल टू 0। नेट टॉर्क, नेट फोर्स शुड बी 0, नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस, नेट फोर्स शुड बी 0, दैट इज 0। तो कह सकते हैं यहां से f इंटू आर प्लस, सॉरी कैपिटल F इंटू आर प्लस स्मॉल f इंटू आर इज इक्वल टू mg आर काट सकते हैं आप, और ये स्मॉल f था, सॉरी ये स्मॉल f है, और देख रहे हैं स्मॉल f कैपिटल F के बराबर है, तो लिख सकते हैं ट्वाइस f इज इक्वल टू mg। गेटिंग इट? सो f इज इक्वल टू mg बाई 2, दिस इज द आंसर। यही फोर्स आपका होगा mg बाई 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A thin rod of mass m is welded inside a hollow cylinder of mass m। यही कोई सिलेंडर है इस तरह से जो ऐसे दिख रहा है, सिलेंडर ऐसे है, हॉलो है बिल्कुल, और एक रॉड उसके अंदर, सपोज अगर हम केस कंसीडर करें, एक पेपर है यहां, यही सपोज एक सिलेंडर है, सॉरी एक मिनट, यही सपोज एक का सिलेंडर है, सिलेंडर आपको ऐसे दिख रहा है, यहां पे एक रॉड को ऐसे अलाउंग ऐसे रख दिए, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? यही सिलेंडर हम रॉड को ऐसे वेल्डिंग कर दिए, ऐसा ही क्वेश्चन। अ थिन रॉड ऑफ मास m इज वेल्डेड इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक हॉलो सिलेंडर, इसका मास m है, रेडियस r है, इसको ऐसे वेल्ड कर दिया स्मॉल m को along its length as shown in figure। When a mass m0 is attached to the thread,
एक थ्रेड जो पुली से पास कर रहा है, मास m0 है, द सिलेंडर रेस्ट एट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कहता है 30 डिग्री एंगल पे राइट रॉड रहता है। इफ द मास ऑफ द पुली इज m/2, पुली का मास दिया m/2, फाइंड m का वैल्यू क्या होगा, यही हमें निकालना है इसमें। देखिए ऐसा लग सकता है क्वेश्चन बहुत ऊबड़ खाबड़ है, ऐसा कुछ नहीं, आराम से तसल्ली से देखिए, बस दो ही चीज देखना है, नेट फोर्स शुड बी 0 एंड नेट टॉर्क शुड बी 0। एक्सिस कहीं भी मान सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन इस एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस यहां मान लीजिए, आप की मर्जी, आप यहां भी एक्सिस मान सकते हैं, यहां भी, जहां भी मान सकते हैं। जिस एक्सिस का बस ध्यान नहीं रखना, जो एक्सिस मानना है उसके अलॉन्ग जो भी फोर्स लग रहे हैं उसके लिए टॉर्क 0 होगा। तो पहली बात, एक चीज तो एक नीचे फोर्स लगेगा इसमें कैपिटल mg, ये आपका, और दूसरा सरफेस ऐसे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम एक्सिस इसको मान लिए तो इस एक्सिस के अलॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन भी एक्सिस के अलॉन्ग है, mg भी एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसके अलॉन्ग टॉर्क 0 होगा, तो इसके अलॉन्ग ये तो नॉर्मल एनर्जी बेकार हो गया। अब देखते हैं इस बॉडी को, इस एक्सिस के अलॉन्ग कितने फोर्स लग रहे हैं। पहले ट्रांसलेशनल मोशन का फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें एक फोर्स लगेगा m0 इंटू जी, ए इस पे लगाएगा टी, तो ए भी इस पे लगाएगा टी, फिर ए टी, ए इसको लगाएगा टी, तो ए इस पे लगाएगा कितना टी। इतना तो क्लियर हो गया। मींस इस केस में अगर देखें तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की पहले बात अगर करें तो एक आ गया T इज इक्वल टू m0 इंटू जी, टी m0 जी के बराबर है। एक कहता है कि ये सरफेस है, जब भी रोटेट नहीं कर इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन ऐसे, सपोज फ्रिक्शन हम ऐसे मान लिए, दैट इज F। गेटिंग इट? तो अब कितना होगा देखिए, इस केस में अगर देखें, ये तो बॉडी पे इतना आ गया ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन, इस पे अगर देखें तो टेंशन इधर लग रहा एक, दूसरा एक फोर्स ऐसे लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, यहां T इज इक्वल टू F है आपका, टेंशन जो है F के बराबर है, राइट। दूसरा एक और फोर्स लग रहा है इस पे mg इस डायरेक्शन में, इस पार्टिकल पे mg इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा, राइट। तो एक तो इस डायरेक्शन में ऐसा हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर करना चाहे तो mg ऐसे होगा कोई फोर्स, दूसरा इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग सकता है, राइट। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको आगे देखेंगे, इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो ये रेस्ट में है, रेस्ट में है मींस अंडरस्टूड, एक फोर्स mg है तो दूसरा फोर्स तो ऊपर कोई ना कोई लग रहा हो, कहां से आएगा देखेंगे उसको, कुछ कोई भी फोर्स हो सकता है। ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का केस हो गया, एक ए और एक ए। अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, रोटेट तो ही करेगा। अब हमेशा याद रखिएगा, जो बॉडी रोटेट करे उसके साथ जितने भी मासेज अटैच्ड हों, उसका सिर्फ वैल्यू, उसका जो कोई भी वैल्यू आता है रोटेटिंग बॉडी में के इक्वेशन में पुट करने के लिए आता है, उसमें वैल्यू रखने के लिए आता है, उसका इससे रिलेशन नहीं होता है। गेटिंग इट? वो बेसिकली इसके बाद जो भी ये जो सब्सिडियरी जो डेटाज हैं वो सिर्फ इसका सपोर्टिंग डेटाज है, याद रखिएगा हमेशा इक्विलिब्रियम में। तो मेन जो रोटेटिंग बॉडी है, टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, उसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए पहले। ये तो बाकी डेटा दूसरा, बाकी इंफॉर्मेशन दूसरा जो सब्सिडियरी बॉडी है वो दे देगा। तो इस केस में आपका अगर रोटेशन तो यही करेगा और कुछ है नहीं, इसका मास m/2 जो भी कुछ दिया हुआ है उसका कोई बहुत ज्यादा रिलेशन है नहीं। तो खैर, अब ए कह रहा है कि इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, तो ये टॉर्क लगाएगा इस एक्सिस के अलॉन्ग r, तो कितना हो गया T इंटू आर, एंटी क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव मान लिए, T इंटू आर। दूसरा जो फ्रिक्शन है, ए भी r डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है। गेटिंग इट? सपोज फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंडेंसी ऐसे, मोशन ऐसे, तो फ्रिक्शन ऐसे, मैं बता दूं फ्रिक्शन इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, क्लियर ना। लेकिन इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन अगर ये फोर्स हटा दिए तो बेसिकली ऐसे स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन इधर मान लिया, आप उधर भी मान सकते हैं, नेगेटिव आएगा, दैट्स ऑल, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया T इंटू आर। दूसरा फ्रिक्शन ऐसे, आपका R ऐसे है, ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, प्लस F इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। दूसरा एक mg है जो इस डिस्टेंस पे टॉर्क लगाएगा, ये अगर रेडियस r है तो r cos अल्फा हो जाएगा r sin अल्फा। गेटिंग इट ना? तो f इंटू r sin अल्फा। गेटिंग इट? ये लगाएगा, सॉरी f इंटू r कर दिया, इसी में कर दिया।
अब ए जो है ऐसे रोटेट करेगा, ए फ्रिक्शन भी ऐसे रोटेट करेगा, तो mg ऐसे रोटेट करेगा, तो माइनस mg इंटू आर साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू 0, नेट टॉर्क विल बी 0। और कोई फोर्सेस तो इस बॉडी पे दिख नहीं रहा, एक फ्रिक्शन के कारण टॉर्क, एक फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लग रहा है, इसके कारण टॉर्क लग रहा है, एक इनके कारण टॉर्क लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा इसका। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन के कारण भी होता है, लेकिन टॉर्क 0 है क्योंकि एक्सिस से पास कर रहा है। mg जो है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास अगर ले तो ये भी एक्सिस से पास कर रहा है, तो उसके अलावा टॉर्क 0 होगा, वो पहले ही बता चुका हूं मैं। द लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ ओरिजिन टॉर्क इज 0। इस केस में अब सोल्व करें तो टी आर प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम जी आर साइन अल्फा का वैल्यू 30 है दिया हुआ आपका, आर आर आप काट दीजिए। अब देखते हैं, सॉरी यहां टी काट दिया मैं, दैट इज टी, आर काट दिया आप यहां, और टी और एफ जो है वो बराबर है, टेंशन और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं ट्वाइस एफ इज इक्वल टू mg बाय 2 साइन 30 इज हाफ, ये आ गया। और ट्वाइस एफ जो है t के बराबर है, t इज इक्वल टू m2 g, क्या कह सकते हैं ट्वाइस इंटू m नॉट इंटू g दैट इज इक्वल टू mg बाय 2, राइट। मास m, स्मॉल m निकालना है, ये g था आपका, g से g आप काट दीजिए, सो m इज इक्वल टू m नॉट बाई 4, दिस इज द आंसर। क्लियर? देखिए देखने में लग रहा था कितना हौच पौच है, बस यही याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं है। एक बार जेई में आ गया था इसी क्वेश्चन में, नॉर्मल एक रॉड लिया और एक मास लटका दिया था, एडवांस में आ गया था क्वेश्चन, तो कितना होगा इक्विलिब्रियम में, तो ऐसा नहीं कि टफ होता है कुछ, बस थोड़ा सा याद रखिए ऊपर के 2 पॉइंट्स तो क्लीन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन टाइड टू अ मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। एक मासलेस स्ट्रिंग से 30 डिग्री एंगल है, दिस इज योर 30 डिग्री एंगल पे स्ट्रिंग से ऐसा, तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड आल्सो फाइंड हिंज फोर्सेस। हिंज फोर्सेस का मतलब सपोज रॉड ऐसे लगा हुआ है, तो बेसिकली टेंडेंसी है इसका ऐसे है, तो टेंडेंसी नीचे आने की, तो फोर्स को ऐसे लग रहा है, गेटिंग इट ना, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस फोर्स को अगर रिजोल्व करें तो इधर फोर्स जो होगा Fx और इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा Fy। तो हिंज फोर्सेस हमेशा x और y दोनों डायरेक्शन में लगता है, हमेशा याद रखिएगा। कोई चीज ऐसे लटका हुआ है सपोज इस सपोर्ट सिस्टम से, तो इसका टेंडेंसी नीचे आने की, मींस ऐसे कर रहा है, कोई फोर्स ऐसे लगा रहा है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे x और y, हमेशा याद रखिएगा हिंज फोर्सेस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, x डायरेक्शन में भी y डायरेक्शन में भी। ना एक तो एक हिंज फोर्स यहां से जो लगाएगा सिस्टम पे, राइट। दूसरा हम देखते हैं, एक स्ट्रिंग है सपोज यहां से टेंशन T लग रहा है, इधर से भी लग रहा है T वॉल पे, ये सपोज कोई वॉल है आपका, रफ वॉल है, गेटिंग इट। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इधर होगा एक आपका T cos 30, इधर होगा आपका T sin 30। एक और फोर्स लग रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास से एक फोर्स लगेगा नीचे mg, इतने ही फोर्सेस लग रहा है इस बॉडी को इस रॉड के इक्विलिब्रियम में होना। देखना रॉड पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसको नोट कीजिए। उसके बाद पहला केस देखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में देखें तो एक्स एक्सिस में एक फोर्स ऐसे लग रहा है Fx, राइट, ये बराबर है किसके, F माइनस T cos 30, T के कंपोनेंट ऐसे लेगा, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स इज 0, तो कह सकते हैं Fx इज इक्वल टू T cos 30 इज इक्वल टू T इंटू cos 30 इज √3/2, ये आ गया Fx। अब y डायरेक्शन में देखते हैं, y डायरेक्शन में देख रहे हैं mg नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, माइनस T sin 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 0, कैपिटल M था जो भी है 0 लिख लीजिए, वो तो पता ही है, डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है क्लियर ना। तो mg इज इक्वल टू sin 30 इज हाफ, सो T/2 इंप्लाइज लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mg/2, यहां से लिखे तो आपका Fx का वैल्यू भी आ जाता है। तो हिंज फोर्सेस निकालना है, तो एक तो आपका निकल गया आपका, सॉरी थोड़ा सा मैं भूल गया, इसमें डाटा में छूट गया, 1 मिनट,
एक चीज और था, वर्टिकल में एक चीज मैं छोड़ दिया। देखिए यहां एक फोर्स लग रहा है इधर mg, ऊपर लग रहा है -t sin 30, माइनस एक और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है hinge forces Fy, that is equal to 0, means Fy is equal to mg minus this. Fy is equal to कह सकते हैं mg माइनस t/2, ऐसा कुछ होगा। हिंज फोर्सेस mg माइनस t/2, आपका कुछ ऐसा होगा 80√3, तो mg माइनस t/2। Fy आपका ये होगा। सपोज दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, सपोज दिस योर सेकंड इक्वेशन। अब देखते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर देखें तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ये तो एक्सिस से पास कर रहा है, तो हिंज फोर्सेस के कारण एक्सिस चाहे इस डायरेक्शन में हो, एक्सिस इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में नेट टॉर्क 0 होगा। तो Fx जो हिंज फोर्स x था, Fy इसके कारण नेट टॉर्क 0 होगा। इस एक्सिस का हम टेंडेंसी ऑफ रोटेशन यहां से, तो यहां हम एक्सिस मान लिए। दूसरा है mg जो है l/2 डिस्टेंस पे टॉर्क लगा रहा है, इसका सपोज इस डायरेक्शन में रोटेशन का टेंडेंसी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लिख सकते हैं mg इंटू l/2, और जो t sin 30 है उसका है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस t sin 30 इंटू l, ये पूरा इस एक्सिस के अलोंग लगाएगा, दैट इज इक्वल टू नेट टॉर्क 0। यही इसमें था, कुछ और कोई फोर्स नहीं है। एक mg रॉड के कारण, एक टेंशन के कंपोनेंट के कारण टॉर्क लग रहा है, और हिंज फोर्स के कारण टॉर्क 0 है क्योंकि एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक, इस केस में करें तो mg/2 इज इक्वल टू t/2, इंप्लाइज t इज इक्वल टू आ गया mg, राइट। तो एक चीज तो निकल गया, टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग, एंड आल्सो फाइंड हिंज फोर्सेस। तो Fx आपका देख ही रहे हैं यहां से, Fx इज इक्वल टू t इंटू √3/2, तो t इज इक्वल टू था mg, ये कैपिटल M है, mg इंटू √3/2, ये आपका Fx आ गया। वैसे Fy में करें तो लिख सकते हैं mg माइनस t का वैल्यू पुट कर दे, कैपिटल mg, सो mg/2 इज इक्वल टू mg/2, ए हिंज फोर्स हो गया y डायरेक्शन में। क्लियर? देखिए आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। एक कहता है a ladder of mass m and length l rests on a smooth wall and a rough फ्लोर है, रफ फ्लोर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। कहता है एक स्मूथ वॉल है और रफ फ्लोर है, ए फ्लोर जो है रफ है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्लोर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। इफ लैडर इज इन इक्विलिब्रियम, यहां म्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे बहुत कम जरूरत पड़ता है इसमें क्योंकि रेस्ट में रहना है, राइट। रेस्ट में रहना है तो हमेशा याद रखते हैं अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू की जरूरत वहां पड़ती नहीं है, वो सिर्फ नौटंकी के लिए है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जहां भी इक्विलिब्रियम में हो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, अंडरस्टूड, वो यूजलेस होता है। क्यों? क्योंकि जहां भी टेंडेंसी ऑफ मोशन है, राइट, और सरफेस में फ्रिक्शन है, मींस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तभी रेस्ट में है। टेंडेंसी ऑफ मोशन मींस फोर्स लगाने के बाद पार्ट की रेस्ट में हो। तो ऐसे ही कुछ नहीं रूल है इसका। इफ ladder इज इन इक्विलिब्रियम, ladder आपका बस ऐसे रखा हुआ है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल, नॉर्मल फोर्स निकालना है और फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ladder। अच्छा एक चीज और वैल्यू है, एक चीज यहां छुटा हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 37 डिग्री, ये 37 डिग्री दिया हुआ है, मैं लिखना भूल गया था उसे। या कोई भी एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 37 वगैरह जेई वगैरह में अक्सर आते हैं और इसके लिए आपको फंडा पता ही है, राइट। ये अगर 37 है, सॉरी, ये एंगल अगर 37 है तो ये होगा आपका 53 और ये हो गया आपका 90। एंगल के सामने वाला ये 37 है तो इसके सामने हो गया तो हो जाएगा 2 3, ये 53 है तो इसके सामने का साइड 4, 90 डिग्री है तो 5, या 8 6 10 ऐसा लेते हैं, या 6 8 10 जो भी है, वैल्यू जानते ही होंगे आप लोग। तो 37 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द नॉर्मल फोर्सेस एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ladder। तो नॉर्मल फोर्सेस कितना रहेगा देखिए, एक तो पहली बात, ये तो स्मूथ सरफेस है तो इसमें फ्रिक्शन की बात ही नहीं होगी, इस केस में फ्रिक्शन आपका 0 है। इस केस में इसको स्लाइड करने का टेंडेंसी ऐसे है
तो इसमें जो फ्रिक्शन जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, स्मॉल एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपका कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। एक तो क्लियर हो गया। दूसरा, लैडर ऐसे रखा हुआ है, एक्शन का फोर्स लगाएगा तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, सपोज नॉर्मल रिएक्शन ये यहाँ पे वॉल पे ऐसे फोर्स लगाएगा तो इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा एन, इसको मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में 10x मान लीजिए, इसको वाई डायरेक्शन में कितना मान लीजिए, राइट। ये दोनों नॉर्मल फोर्स निकालना है और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालना है। ये तीन वैल्यूज हमें निकालना है, nx, ny और फ्रिक्शनल फोर्स इक्विलिब्रियम में है, राइट। अगर थोड़ा सा इसको इधर कर दें तो स्लाइड करने की टेंडेंसी, स्लाइड कर जाएगा मींस रोटेट कर जाएगा, रोटेशन की टेंडेंसी है। तो अंडरस्टूड है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कितने फोर्सेज लग रहे हैं? अब देखिए इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करने की टेंडेंसी है ऐसे, तो यहां एक्सिस मान लीजिए, ये एक्सिस मान लीजिए, यहां भी मान सकते हैं आप। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में देखें तो कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो एनवाई ऐसे लगा, दूसरा एक और है, इसका मास दिया हुआ है m और लेंथ दिया हुआ है, दिया हो ना, मास m एंड लेंथ l। मास m है इसका और लेंथ इसका स्मॉल l, यहां से यहां। तो सेंटर ऑफ मास एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर कैपिटल mg, इतना होगा ना। अब यहां पे देख रहे हैं आप एन एक्स डायरेक्शन में लिखे तो फ्रिक्शन है, इस बॉडी पे टोटल फोर्स ए वॉल लगा रहा है इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा ये जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगा रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में यहां क्लियर है एन एक्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा, इस बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन, ए सरफेस, टोटल फोर्स कहीं से भी लग सकता है बॉडी में, टोटल फोर्स देखना बॉडी पे कितने लग रहे हैं। एक फोर्स एन वाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको बैलेंस करा इधर से mg, या एन वाई माइनस mg को मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो रेस्ट में है तो बस डायरेक्ट अब लिखिए, वो सब मैं कर चुका हूं। इतना हो गया, ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ गया। अब हम देखते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और कोई फोर्सेज नहीं लग रहे हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में ही है। अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो इस केस में क्या होगा? एक्सिस यहां से पास कर रहा है तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? एन वाई, टॉर्क ड्यू टू एन वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सिस से पास कर रहा है। गेटिंग इट ना? दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, तो फ्रिक्शन इसी एक्सिस से पास कर, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे है आपका, एक्सिस यही है, तो कोई भी डायरेक्शन में एक्सिस, कोई भी डायरेक्शन में फोर्स लगे अगर एक्सिस से पास कर रहा है तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगा। हमने एक्सिस इसको मान लिया। अब टॉर्क कौन लगाएगा? ये जो टॉर्क है, ये जो mg है, जो ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी होगी इस डिस्टेंस पे, mg जो टॉर्क लगाएगा, सॉरी इस डिस्टेंस पे ऐसे रोटेट करेगा, तो mg, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? mg सपोज ए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a का मतलब ये हो गया l/2, तो ये हो गया l/2 cos थीटा, mg इनटू l/2 cos थीटा, mg इनटू ए डिस्टेंस कितना हो गया? ए पूरा l था, तो ये डिस्टेंस हो गया l/2 cos थीटा, ए sin थीटा आ जाएगा, l/2 cos 37, राइट। ये mg ऐसे रोटेट करेगा। दूसरा, ये जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, वो इस पे टॉर्क लगाएगा इस डिस्टेंस पे, इसका इस डिस्टेंस पे, तो ये कितना है l, तो हो गया l cos थीटा, जो होगा l sin थीटा। ये अगर रोटेट कर रहा है कितना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस कर देंगे, माइनस nx इनटू ये हो जाएगा कितना? l है, l cos थीटा, तो l sin थीटा आएगा, सो l sin 37, यहां l/2 cos 37 था। अब इसी को सोल्व करते हैं, सो mg इंटू l/2 इंटू cos 37 कितना होगा? cos 37 और 4/5 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर डायरेक्ट लेकर चले गए, लिख लिया, तो दैट इज इक्वल टू nx इंटू l इंटू साइन 37 कितना होगा? 3/5
3/5। सो 5 आप काट सकते हैं, एल भी कट जाएगा। और दूसरा ये 2 से 2 टाइम्स, सो nx इज इक्वल टू mg/6। mg/6 आ गया। ये तो हो गया इतना, nx इज इक्वल टू mg/6। फ्रिक्शनल फोर्स आपको निकालना है, तो यही आपका nx ही फ्रिक्शनल फोर्स है, तो mg/6 आपका आ गया। मैं सही कर रहा हूं ना, मैं गलत बहुत करता हूं। ओ हो, नो 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 नो, nx कितना हो जाएगा? 2mg/3 है भाई, 2mg/3। दिस इज 2mg/3। ये 2mg/3 नीचे आएगा, और यही आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका निकल गया, nx निकल गया, और ny तो आपको पता है था ही, ny तो आपका ही गया mg। सो दीज आर द आंसर्स। यही आपका आंसर हो गया। देखिए आसान था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। घड़े घड़े इस पे क्वेश्चन बनाना आसान है।